हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जो हमने बाल विकास की एमसीक्यू सीरीज शुरू किया था, तो उसका आज हमारा ये पार्ट 2 है। इसमें हम अपने जो 15 क्वेश्चन तक किए थे उसके बाद के क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। तो चलिए अपना आज का 16वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। तो जो चिंतन अनुसंधान से संबंधित है तो वो है, ऑप्शन देख लेते हैं, परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चिंतन अनुसंधान से संबंधित है तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक चिंतन। फिर आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। इसमें पूछा गया है कि अवधान जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टरबेंस है, उसके इंटरनल और व्यक्तिनिष्ठ जो इंडिविजुअल कारक हैं वो कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, उद्दीपक यानी स्टिमुलेशन, वस्तु या प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो जो आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन का जो डिस्टेंस है, अवधान है, तो वो है ये गंध तो बाह्य हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। पुरस्कार बाह्य हो जाता है तो ये नहीं होगा। और वस्तु जो है तो ये बाह्य हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। जो इसमें ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, तो ये आंतरिक अवधान के कारक हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है तो ये सही आंसर होगा। फिर आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, जो मेमोरी की विशेषताएं हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन है शीघ्र पुनः स्मरण करना, ये अच्छी स्मृति यानी मेमोरी का कारण है। अच्छी धारणा, ये भी गुड कॉन्सेप्चुअल, ये भी ऑप्शन नंबर सही है। और शीघ्र पहचान करना, अगर हम किसी को देखकर या किसी की पहचान जल्दी कर लेते हैं तो ये अच्छी स्मृति या मेमोरी का कारण है। तो इसके ऑप्शन हो गए ऑप्शन नंबर डी, यानी इसके चारों आंसर सही हैं, चारों ऑप्शन सही हैं। फिर आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन कि इसमें दो क्वेश्चन शब्द होते हैं, आगमन और निगमन। तो निगमनात्मक जो होता है तो वो जो नियम से लेकर के उदाहरण की ओर चलता है। कहाँ से नियम से उदाहरण की ओर जाता है तो ये निगमनात्मक होता है। तो इसमें निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। तो कौन सा ऑप्शन जो है तो निगमनात्मक में शामिल है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञान से सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण, सीखना व स्वतः परख खोज संबंधी पद्धतियाँ। तो जो अन्वेषण और स्वतः खोज परख है तो ये आगमन विधि का है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ज्ञान की शक्ति, एक्टिव लर्निंग जो है तो ये भी आगमन विधि का है। निगमन तर्कमा क्या होता है कि इसमें नियम से हम उदाहरण की ओर जाते हैं, मतलब पहले उसको नियम बताते हैं फिर उदाहरण सिखाते हैं। तो जो निगमनात्मक तर्कना है तो इसमें हम पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, यानी पहले जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसमें जो विशिष्ट से सामान्य है, मतलब पहले स्पेशल, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, कठिन से सामान्य की ओर कह सकते हैं विशिष्ट, तो ये भी नहीं होगा। ये किसमें होता है, ये आगमन विधि में होता है। फिर आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स जो है तो उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई एक क्वेश्चन देते हैं, किसको, एक बच्चे को हम कोई क्वेश्चन देते हैं, तो जो बच्चा है, तो जैसे हम बच्चे से एक प्रश्न पूछे कि चलो बच्चों बताओ कि अ, हम 10 चॉकलेट को 5 बच्चों में कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो बच्चा बताएगा कि हम एक 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 10 बच्चों को दे सकते हैं, दो चॉकलेट 5 बच्चों को दे सकते हैं। ऐसे करके अलग अलग बच्चे अपने अलग अलग आंसर देंगे। और जैसे हम पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, तो ये तो उसका एक ही आंसर होगा कि बच्चा बताएगा कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो इसे हम कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे, इसको हम कन्वर्जेंट बोलेंगे, यानी अभी सारी बोलेंगे। तो आउट ऑफ द बॉक्स जो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं कि क्वेश्चन में अपना थिंकिंग करते हैं और उसके अलग अलग आंसर निकाल करके लाते हैं। तो ये किससे चिंतन है, आउट ऑफ द बॉक्स जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है। इसमें क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। बच्चा क्या करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। तो इसका आंसर जो होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा।
फिर आज का हमारा क्वेश्चन है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। जो ध्यान है तो उसको केंद्रित करने की आंतरिक यानी इंटरनल जो दशा है तो वो क्या है, आंतरिक यानी इंटरनल पूछा है। तो इंटरनल क्या है, अवधि है, अवधि यानी टाइम पीरियड। दूसरा रुचि है, ऑप्शन बी नवीनता है, और ये ऑप्शन डी ऑप्शन है आकार। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा रुचि। यानी जो ध्यान केंद्रित करना जो है तो इंटरनल होता है, यानी इंटरनल मोटिवेशन अगर रहेगा तो आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हो। तो इसका जो आंतरिक दशा है तो वो इसका सही आंसर जो होगा तो रुचि होगा। अवधि यानी टाइम पीरियड है, अगर आपका एक बार मन लग गया किसमें ध्यान करने में तो आप अवधि 5 मिनट 10 मिनट कितना भी कर सकते हो। नवीनता और आकार ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता, तो इसका जो सही आंसर है ये होगा रुचि। फिर है दूसरा क्वेश्चन, स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो ये अपना एक मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन है कि जो स्मृति है उसमें सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है कोहलर, एबिंगहास, पावलाव, स्कनर। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा एबिंगहास। एबिंगहास जी जो थे तो सबसे पहले किसमें, स्मृति यानी मेमोरी में जो है तो सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया था। उन्होंने ही बताया था कि जो स्मृति है वो कितने प्रकार की होती है। तो एक सेंसेशन मेमोरी होती है। कौन कौन सी मेमोरी होती है, सेंसेशन मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये जो है प्रकार जो हैं तो और ये एक होती है एक्सपीरियंस बेस्ड मेमोरी। तो ये किसने बताया था, तो ये एबिंगहास जी ने बताया था। शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसेशन मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और ये जो प्रकार थे तो इसको किसने बताया था, एबिंगहास ने बताया था। फिर है दूसरा क्वेश्चन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियाँ शिक्षार्थी जो होते हैं, जो बच्चे जो सीखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, शिक्षार्थी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कि बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर। जो शिक्षार्थी जो बच्चे सीखते हैं या गलती करते हैं उनकी त्रुटियों से क्या होता है, बच्चे कमज़ोर बच्चों की पहचान करना व उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो किसी भी बच्चे को कमज़ोर या उत्कृष्ट बताना इसमें गलत है। टीचर को, शिक्षक को अवसर नहीं ढूंढना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक। किसी भी शिक्षक और शिक्षार्थी जो हैं तो उनकी असफलता का सूचक ये नहीं हो सकते, क्योंकि जो शिक्षार्थी सीखते हैं वो सीखने की असफलता नहीं होती, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें चिंतन मतलब वो किस प्रकार से सीखते हैं तो या समझते हैं उसको शिक्षक को समझने के रूप का एक चांस है, अवसर है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, तो बच्चों से कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जो शिक्षार्थी हैं उनकी गलती और त्रुटियां को कैसे पहचानना चाहिए, उनके चिंतन वो कैसे सीखते हैं इसको हमें अवसर के रूप में देखना चाहिए और उनकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर होगा। फिर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जो ये निगेटिव वर्ड रहता है, निगेटिव वर्ड जो रहते हैं इनको हमें ध्यान से देखना चाहिए। इसमें लिखा है नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दोहराना व अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी है ताल अथवा लय की सहायता लेना, विषय सामग्री को उचित समूहों में व्यवस्थित करना, अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। तो इसमें विस्मृति जो है उसको अभिप्रेरित नहीं करना चाहिए, तो इसका नहीं का ऑप्शन जो है तो नहीं होगा। तो इसमें निगेटिव का भाई निगेटिव, तो जो ऑप्शन नंबर डी है तो इसका सही आंसर होगा। फिर है हमारा 25वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। तो जो समस्या समाधान है यानी क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको क्या बाधित नहीं करता, इसमें फिर से निगेटिव आया है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रॉब्लम थिंकिंग को क्या बाधित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर एक मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण व अंतर्दृष्टि। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको क्या बाधित नहीं करता, मानसिक प्रारूपता ये तो बाधित करता है, क्योंकि अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो ये अच्छा विचार नहीं रहेंगे तो ये प्रॉब्लम थिंकिंग जो है तो ये नहीं कर पाएगा। तो मोर्चाबंदी, अगर
हम प्रॉब्लम्स कोई सॉल्विंग करते हैं या समस्या समाधान करते हैं, तो अगर कोई ग्रुप में करते हैं, तो अगर कोई गुटबाजी कर ले तो उसमें भी हम इसको जो है तो हमारी जो समाधान करने की क्षमता है वो बाधित होगी। निर्धारण करना, किसी प्रॉब्लम में अगर हम निर्धारण नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तभी हमारी जो समस्या समाधान तो होगी, तो इसमें भी बाधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो अंतर्दृष्ट है। अंतर्दृष्ट जो है तो ये समस्या समाधान करने में बाधित नहीं करता है। अंतर्दृष्ट क्या होता है? अंतर्दृष्ट जो होता है इंडिविजुअल थिंकिंग होता है, कि आप कैसे सोचते हो, व्यक्तिगत सोचना समझना जो होता है उसे कह सकते हैं। तो ये समस्या समाधान में जो है तो बाधित नहीं करता है। फिर है हमारा क्वेश्चन कि कल्पना के विकास के लिए जो कल्पना है यानी इमेजिनरी थिंकिंग हम बच्चा करता है या हम करते हैं, तो उसके विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या ज़रूरी है? तो हम आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, जो हमारी इंद्रियां हैं उनको प्रशिक्षित करना, तो एक ये ऑप्शन हो गया। फिर कहानी सुनाना, जो इमेजिनरी थिंकिंग है इसको विकास करने के लिए हमें क्या कहानी सुनाना चाहिए? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास पर ध्यान देना और उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इसका जो सही होगा, अगर कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन में रचनात्मक प्रवृत्ति या थिंकिंग है तो इसको जो है तो सही मानना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है तो उपयुक्त डी होगा, क्योंकि इसमें ए भी सही हो रहा है, सी भी सही हो रहा है, बी नहीं लग रहा था इमेजिनरी थिंकिंग के लिए। तो जो पजल वाली कहानी है उसको सुना करके जो है तो हम बच्चों में जो काल्पनिक थिंकिंग है, इमेजिनरी थिंकिंग है, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही होगा। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, जो अपनी इंद्रियां हैं उनको सेंसेशन करके प्रशिक्षित करना, ये भी ऑप्शन होगा। और रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हमें जो है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव जो प्रवृत्ति है, रचनात्मक प्रवृत्ति, उसको विकास पर ध्यान दे करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके जो है तो सारे ऑप्शन सही हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 27वां कि निम्नलिखित में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? जो अब्राहम मैस्लो थे तो उन्होंने आवश्यकता के 5 सिद्धांत दिए थे, और अब्राहम मैस्लो को जो है तो इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा का जनक भी माना जाता है। किसके? आंतरिक आंतरिक प्रेरणा के जनक। इसको आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आता है कि आंतरिक प्रेरणा के जनक किसको माना जाता है? तो ये अब्राहम मैस्लो जी जो थे तो इनको आंतरिक प्रेरणा के जनक माने जाते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन की जो मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत था उसमें जो पदानुक्रम दिए थे तो वो सम्मिलित नहीं है। तो अब हाँ, मैस्लो जी जो थे तो उन्होंने जो पहला जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें जो पहला वो था तो दैहिक आवश्यकता था। तो इसमें पूछा है कि सम्मिलित नहीं है, और तो इसमें जो ऑप्शन देख लेते हैं, दैहिक आवश्यकता ये था, स्नेह एवं संबंधता ये भी था, आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि ये भी था। आत्मसिद्धि कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर का है, पदानुक्रम में चौथे नंबर का है, तो ये भी था। अब बचा क्या? व्यक्तिवाद व समूहवाद, जो ग्रुपिंग बनाना है तो ये उन्होंने इस सिद्धांत में नहीं दिया था। तो इसका जो नहीं का भाई नहीं होगा, इसमें निगेटिव पूछा था, इसमें भी निगेटिव, तो ये नहीं होगा, तो इस नहीं का भाई नहीं होगा। तो अब्राहम मैस्लो 3 सिद्धांत दिए थे, ये 3 सिद्धांत हैं: दैहिक आवश्यकता का सिद्धांत, स्नेह एवं संबद्धता का सिद्धांत, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। फिर है कि कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया था? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कार्यकारी यानी वर्किंग मेमोरी जो है तो उसकी व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल को किसने बनाया था? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है इसके मिलर जी ने बनाया था? नहीं, मिलर जी ने नहीं बनाया था। विलियम जेम्स, इन्होंने भी नहीं बनाया था। फिर है सेडले और क्रैक एंड लोकहार्ट। तो जो वर्किंग मेमोरी का बहुतत्व मॉडल था तो ये सेडले जी ने बनाया था। किसने? सेडले जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सेडले। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। फिर है 29वां क्वेश्चन कि विस्मरण का प्रयोग किसने स्वयं पर किए? जो विस्मरण है उसका प्रयोग किसने स्वयं पर किए थे? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब आप इसमें अपना टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, तो उसमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो विस्मरण का प्रयोग किसने किया था? बर्दिमास, एबिंगहास, मैस्लो और हल। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ये एबिंगहास होगा। ये वाला क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं कि विस्मरण
का टॉपिक का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एबिंगहॉस। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। जो थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस है, तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट किसका है? स्मृति का है, प्रतीक एवं चिन्ह का है, मांसपेशी क्रियाओं का है और भाषा का है। तो जो चिंतन है, थिंकिंग प्रोसेस है, तो उसमें जो स्मृति, थिंकिंग करने के लिए मेमोरी यानी गुड मेमोरी तो होना चाहिए, तभी तो कोई बच्चा थिंकिंग कर सकता है। तो ये भी आंसर सही होगा। जो प्रतीक चिन्ह है यानी जो जो हम याद करते हैं, न्यूमेरिक सिंबल से हम याद करते हैं कि रेड में स्टॉप, ग्रीन में चलना, जैसे हैच है, स्टार है, हम परसेंटेज का जो साइन है, सिंबल है, उसको हम सिंबल से याद कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं जो, जैसे नो पार्किंग जोन, हम उसको किससे चिन्ह सिंबल से याद करते हैं। तो ये भी जो थिंकिंग है उसमें इंपॉर्टेंट है इसका, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। भाषा जो होती है तो कोई भी चीज़ थिंकिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपको कोई भी स्टोरी थिंकिंग करने के लिए या लिखने के लिए बोल दें, तो आप अपनी मातृभाषा में ही उसको थिंकिंग कर पाओगे। अगर वो किसी दूसरी मराठी या दूसरी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज हो गई या कि कन्नड़ हो गई, जो आपको भाषा का मूलभूत ज्ञान ही नहीं है, तो अगर आप जिस भाषा का ज्ञान नहीं है उसमें आप थिंकिंग कर ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ही नहीं पाओगे। तो भाषा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए? थिंकिंग करने के लिए। जो मांसपेशी क्रियाएं हैं, तो जैसे स्टीफेंस हो गए, उनकी मांसपेशी क्रियाएं नहीं थी, वो एक दिव्यांग श्रेणी में आते थे, लेकिन उनकी जो थिंकिंग थी, बहुत सारे उन्होंने थ्योरी दिया। तो इसमें जो है सबसे कम इंपॉर्टेंट किसका है? मांसपेशी क्रियाओं का, क्योंकि आपका अगर शरीर नहीं चलता, दिमाग है, स्मृति है, प्रतीक चिन्ह, बाकी सारा कुछ है, मांसपेशी क्रियाएं, मस्कुलर एक्टिविटी आप नहीं कर पाते, लेकिन थिंकिंग आप गुड थिंकिंग कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा तो मांसपेशी क्रियाएं होगा। नहीं का भाई नहीं। फिर हमारा 21वां क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है, उसका दादा आया है, ये जो ब्रैकेट में है तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। फिर एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है। जैसे कोई बच्चा भाषा का ज्ञान नहीं है, तो कब कहाँ क्या प्रयोग करना चाहिए, तो अगर वह कहता है कि उसका दादा आया है, तो एक शिक्षक के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो आप ऑप्शन पढ़िए और इसमें देखिए कि आप इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आप इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करते हो? इसका मैं सही आंसर बताऊंगा जो ईएसबी ने माना है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है कि दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए, यह बच्चों को सिखाएंगे। मतलब ये ऑप्शन। फिर है दूसरा ऑप्शन कि आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। फिर चौथा ऑप्शन जो है, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? कि ऑप्शन नंबर सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। जैसे कोई बच्चा कहीं भी कुछ गलती कर रहा है, तो हम उसको टोकेंगे नहीं, उसकी गलती नहीं बताएंगे, बल्कि जो गलती कर रहा है उसको हम सही रूप में बोलेंगे, ताकि बच्चा जो कॉपी है हमको अनुकरण करके सीख जाए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर है। फिर आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ऐसा बोलेंगे नहीं। फिर अच्छा उसके दादाजी आए हैं, मतलब हम उसको सही शब्दों में बोल देंगे, तो जो बच्चा है तो वो सीख जाएगा कि क्या सही होना चाहिए, कैसे सही बोलना चाहिए। फिर आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, ये भी बच्चों को इंस्टेंट नहीं टोकना चाहिए। इस तरह में बच्चे जो हैं तो निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। तो जो इसका आंसर सही आंसर होगा तो वो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो इसमें जो दैहिक अभिप्रेरक है, इसका संबंध किससे नहीं है? अगर जो हमारा भूख है, ये तो है, हमारे जो जीवन है, देह है, उसके लिए भूख प्यास नीड, ये तो दोनों ज़रूरी है। ये जो अब्राहम मैस्लो का इंटरनल आंतरिक मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, उसका जो पहला ही वो है, पहला ही सिद्धांत है, तो वो है दैहिक अभिप्रेरक। तो इससे क्या क्या संबंधित नहीं है। तो जो भूख है, नींद है, प्यास है, ये तो दैहिक अभिप्रेरक का तो सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। लेकिन जो उपलब्धि है, उपलब्धि जो है, तो ये दैहिक अभिप्रेरक के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। इसमें हमें जो ईएसबी क्वेश्चन डिजाइन करता है उसमें नहीं, यानी निगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछता है और हम इसीलिए टपक जाते हैं। तो इसके जो सही आंसर होगा वो होगा उपलब्धि। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन है उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन निगेटिव में सेंस में पूछा है या पॉजिटिव सेंस में पूछा है, उसी हिसाब से आंसर हमें चूज करना चाहिए। अभी जो वर्ष 2024 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें 2 लाख
56,000 या 60,000 के तकरीबन जो है तो बच्चे फॉर्म भरे थे, जिसमें से केवल 56,000 यानी 55 पॉइंट कुछ बच्चे ही पात्रता परीक्षा पास कर पाए। वो इसी वजह से अधिकतर बच्चे फेल हो गए। जो एसबी का क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो निगेटिव सेंस में पूछता है और बच्चे नहीं समझ पाते और क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ऐसे ही वो सारे उसमें करता है। तो जो पेडागॉजी के क्वेश्चन हैं और सीडीपी के क्वेश्चन हैं, इनको आप सभी लोग कर लोगे, जो हमारी ये सीरीज चल रही है, तो इसमें आपका लगभग 90 नंबर तो पेडागॉजी से आ जाएंगे, यानी 90% तो आपके मतलब पास होने के लिए 75 नंबर लाने के लिए आप ऐसे ही एलिजिबल हो जाएगा। 90 नंबर इजी है, 75 पात्रता परीक्षा पास करना इजी है। तो ये हमारा जो एमसीक्यू है, तो इसका जो सीरीज चल रहा है, तो इसका सीरीज का जो 3rd वीडियो है, तो इसके बाद हम अपना जो है तो नेक्स्ट क्लास करेंगे। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। इसमें लगभग हम 2000 क्वेश्चन हमने रेडी हैं, जो आगे हम क्रम कराते जाएंगे आपको। हम इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।